हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनप्रीत एंड वेलकम आपका नर्सिंग स्कूप यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम। एंड इन वीडियोस के थ्रू मैं एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एनक्लेक्स बेस्ड ही होंगे। अगर आप एनक्लेक्स की प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ आप किसी भी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो, देन ये वीडियोस आपके लिए यूज़फुल होंगी। एंड अगर वीडियो को देखने के बाद आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है, आपको कुछ लग रहा है कि आप सीख रहे हो इन वीडियोस के थ्रू, देन आप मेरी सपोर्ट के लिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड इसके साथ साथ आप अपनी फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक का बटन प्रेस कर देना। चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। And this question is from ethical issues, legal and ethical issues. Question number first है, a nurse puts a restraint jacket on a client without the client permission and without physician order. Nurse may be guilty of battery, neglect, assault or invasion of privacy. यहाँ पे नर्स ने पेशेंट को रिस्ट्रेन कर दिया विदाउट द क्लाइंट परमिशन एंड विदाउट फिजिशियन ऑर्डर, और एंड आपने फाइंड आउट करना है कि इनमें से किसके अंडर आएगा जो नर्स ने एक्शन करा है। देखो ये टॉर्ट का क्वेश्चन है। टॉर्ट क्या होता है? इट इज अ रॉन्गफुल एक्ट परफॉर्म्ड विद द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट के साथ कुछ भी गलत हो रहा है बाय द नर्स, दैट इज द टॉर्ट, वो टॉर्ट के अंडर आएगा। टॉर्ट अभी दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है इंटेंशनल टॉर्ट, सेकंड होता है अनइंटेंशनल टॉर्ट। जो जानबूझ के हो रहा है दैट इज द इंटेंशनल, उसके अंडर आएगा असॉल्ट, बैटरी, डिफेमेशन ऑफ करेक्टर। डिफेमेशन ऑफ करेक्टर में दो आते हैं, एक होता है स्लैंडर, एक होता है लाइबल। अगर डिफेमेशन ऑफ करेक्टर वाया स्पोकन लैंग्वेज हो रहा है देन वो स्लैंडर होगा, अगर रिटर्न में आप किसी की डिफेमेशन कर रहे हो देन वो लाइबल होगा। नेक्स्ट इज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, देन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड फ्रॉड। ये सारे आएंगे इंटेंशनल टॉर्ट्स के अंडर। एंड अनइंटेंशनल कौन से होंगे? नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस। इस फ्लैश कार्ड को मैंने पोस्ट करा था अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करा देन प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो एंड उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मिल जाएगा। इन दिस क्वेश्चन जो नर्स ने परफॉर्म करा है एक्शन दैट विल कम अंडर दी बैटरी। जो मेन डिफरेंस है बिटवीन दी असॉल्ट एंड बैटरी, असॉल्ट में क्या है कि नर्स इज ट्राइंग टू हार्म द पेशेंट बट विदाउट टचिंग द पेशेंट। ठीक है, कि आपने पेशेंट को बोला कि आराम से बैठ जाओ, अगर पेशेंट अग्रेशन में है तो आपने बोला कि आराम से बैठ जाओ, नहीं तो क्या है मैं रिस्ट्रेन कर दूंगी। तो कर दूंगी क्या हुआ? असॉल्ट हुआ, आपने पेशेंट को फियर दे दिया। बैटरी क्या है? आपने पेशेंट को रिस्ट्रेन कर दिया। कैसे करा? बाय टचिंग द पेशेंट, टच करके ही रिस्ट्रेन करोगे ना उसको। देन ऐसे ही आपने पेशेंट के विश के अगेंस्ट उसको मेडिसिन दे दी, वो भी बैटरी में ही आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बना फिर बैटरी। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट आपको? चलिए इसी के साथ ही मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन मीडिएट्स द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स? यहाँ पे कीवर्ड है इजेक्शन। कौन सा इनमें से हार्मोन मिल्क इजेक्शन करवाता है वो आपने फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस हैं ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन और ईस्ट्रोजन। देखो जी, जब होता क्या है आफ्टर द डिलीवरी ड्यूरिंग अ सकलिंग, ठीक है, जब बेबी सक करता है तो क्या होता है उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा फ्रॉम द पोस्टीरियर ग्लैंड ऑफ पिट्यूटरी एंड उसके साथ क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होएगी मायो एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वियोलाई एंड डक्ट्स एंड उसके साथ ही मिल्क क्या है? इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मिल्क इजेक्शन और मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स भी हम इसको बोलते हैं, जो ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स हैं। जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मिल्क इजेक्शन दैट इज द ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे प्रोलैक्टिन का क्या काम है? फिर प्रोलैक्टिन करता है मिल्क की सिंथेसिस। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर लो, पी से प्रोलैक्टिन और प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन और सिंथेसिस एंड इजेक्शन कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन। हो गया क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पहले भी एग्जाम्स में। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which intervention would you expect to render to the client in sickle cell anemia crisis? सिक्कल सेल एनीमिया पेशेंट को हुआ है, इनमें से कौन सी इंटरवेंशन दोगे?
administration of thrombolytic medication, administration of hydroxyurea, then place the patient in Trendelenburg position and place the client in a lithotomy position. So lithotomy position की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है. lithotomy position हम देते हैं मोस्टली गायनाकोलॉजिकल प्रोसीजर्स में, एंड ट्रेंडलबर्ग पोजीशन भी यहाँ पे नहीं दी जाती, बिकॉज ट्रेंडलबर्ग पोजीशन हम कब देते हैं, जब पेशेंट शॉक में जा रहा होता है, जब हाइपोटेंशन होती है, तब देते हैं हम ट्रेंडलबर्ग पोजीशन. और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा डैट इज ऑप्शन बी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्सीयूरिया. क्यों देते हैं, क्या इसका एक्शन है? हाइड्रोक्सीयूरिया हम देते हैं टू प्रिवेंट द पेन एसोसिएटेड विद द सिकल सेल एनीमिया. सो थ्रोम्बोलिटिक मेडिकेशन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है. सो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सीयूरिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of these stress management techniques employ the deep focused breathing, movement and meditation. So इनमें से कौन सी टेक्निक होगी जिसमें ब्रीदिंग, मूवमेंट एंड मेडिटेशन पे फोकस करा जाएगा? सो हियर द ऑप्शंस आर रेकी, टाइची, फेंगशुई और जियोजित्सु. ओके, सो वन बाय वन हम इन सब का मीनिंग देखेंगे, बिकॉज एक बार पहले GMCH में रेकी पे क्वेश्चन आ चुका है. सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रेकी. सो जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, इट इज़ द एनर्जी हीलिंग टेक्निक विद द यूज ऑफ द टच. सो इसमें क्या होता है, जो रेकी प्रैक्टिशनर होते हैं वो डिलीवर करते हैं एनर्जी इनटू द पेशेंट बॉडी, सो डेट टू इम्प्रूव द फ्लो एंड बैलेंस ऑफ एनर्जी इन अ पेशेंट बॉडी. सो उससे क्या होता है, वो रिलैक्सेशन प्रमोट करती है, रिड्यूस करती है स्ट्रेस एंड एंजाइटी थ्रू द जनरल टच. सो दिस इज द रेकी. सो ये एनर्जी हीलिंग पे मेनली फोकस करती है. सो नेक्स्ट यहाँ पे टर्म यूज हुई है टाइची. सो टाइची क्या है, इट इज़ द काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ ब्रीदिंग, मेडिटेशन एंड मूवमेंट. सो जैसे कि आप इमेज में देख ही रहे हो, इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द योगा. सो इसमें कॉम्बिनेशन होता है ब्रीदिंग, मूवमेंट एंड मेडिटेशन का, एंड यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा टाइची. सो नेक्स्ट है फेंगशुई. सो फेंगशुई क्या है, आप सबको पता ही होगा. फेंगशुई इज अ ईस्टर्न मेथड ऑफ डेकोरेटिंग with the use of colors, items and objects in an environment. So basically this is to promote the harmonious relationship of man and environment. And last में जो बचा that is the jiu-jitsu. It is the kind of martial art. It is a Chinese martial art. So यहाँ पे जो right option है इस question का that is option B, Tai Chi. So इसी के साथ next question देखते हैं. Next question is select the arterial blood gas that you would report to the client physician because it is not within the normal parameters. So इनमें से कौन सा normal parameter में नहीं है, and आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है. सो ऑप्शन दिए हुए हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 40 mm ऑफ मर्करी है. सो दिस इज विद इन द नॉर्मल रेंज बिकॉज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बिटवीन द 35 to 45 mm ऑफ मर्करी होना चाहिए इतना. सो नेक्स्ट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर डिक्रीज है, कम है जितना होना चाहिए. सो नॉर्मली इट शुड बी बिटवीन द 75 to 100 mm ऑफ मर्करी. सो यहाँ पे ये वैल्यू कम है, डिक्रीज है, अब नॉर्मल है, एंड आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ये. एंड नेक्स्ट है ब्लड पीएच. सो ब्लड पीएच कितनी है, 7.39. सो दिस इज ऑल्सो इन द नॉर्मल रेंज बिकॉज 7.35 to 7.45 तक इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है. एंड सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी है, 96. सो 95 to 99 तक ये नॉर्मल रहती है, एंड यहाँ पे 96 है, तो बाकी सारी वैल्यूज विद इन द नॉर्मल रेंज है एक्सेप्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड ये आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है. सो राइट ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉडी टेम्परेचर हैज रीच टू द मैक्सिमम. सो बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम हो चुका है एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट अ हायर लेवल. सो आइडेंटिफाई द फीवर पैटर्न. सो कौन सा फीवर पैटर्न होगा ये, क्राइसिस, लाइसिस, फास्टिगियम और डिक्लाइन. सो डिक्लाइन तो नहीं होगा बिकॉज डिक्लाइन में क्या है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, सो अभी ऑप्शंस बचे क्राइसिस, लाइसिस और फास्टिगियम. सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा डैट इज द फास्टिगियम. इसको हम स्टेडियम भी बोलते हैं.
सो इस कंडीशन में क्या होता है कि टेम्परेचर एक रेंज तक मैक्सिमम पहुंच के वहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है। सो राइट ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, फास्ट इक्विलिब्रियम। अब हमने देखा कि जो टेम्परेचर है वो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। सो डिक्लाइन जहाँ तो वो क्राइसिस के वे से होगा, जहाँ लाइसिस के वे से होगा। सो यहाँ पे क्राइसिस क्या है, बिकॉज क्वेश्चन क्राइसिस और लाइसिस पे भी आता है। सो क्राइसिस इज द सडन रिटर्न ऑफ द हाई टेम्परेचर टू द नॉर्मल लेवल। सो अगर एकदम से हाई से बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है देन वो होगा क्राइसिस। लाइसिस क्या होगा, टेम्परेचर अगर बहुत हाई लेवल पे है तो जिगजैग करके धीरे धीरे करके वो नॉर्मल लेवल पे आएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइसिस, एंड इसको स्टेप लैडर फीवर भी बोलते हैं। सो डिक्लाइन दो वे से हो सकता है, लाइसिस और क्राइसिस की तरह से, एंड यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का डेट इज दी फास्ट इक्विलिब्रियम। सो अगर आपको और ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो वाइटल साइंस के ऊपर है, तो वाइटल साइंस की स्पेसिफिक मैंने वीडियो पहले बना रखी है एमसीक्यूज की, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। सो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डीवीटी। डीवीटी क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, एंड इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करने हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। सो यहाँ पे जितने भी आपको ऑप्शन सही लग रहे हैं वो आपने सारे सेलेक्ट करने हैं। सो टेंडरनेस बिल्कुल होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। सो है क्या कि ब्लड क्लॉट बन रहा है इन द डीप वेन्स, एंड यूजली ये लेग्स में होता है बट आर्म्स में भी हो सकता है, ठीक है। सो इसके जो मेन साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे वो रहेगा कि टेंडरनेस होगी उस एरिया पे, पेन हो सकती है, देन डिज्निया इसका साइन नहीं है, ठीक है, एंड वार्मथ हो सकती है उस एरिया पे, हीमोप्टाइसिस अगेन इसका साइन नहीं है, देन उस एरिया पे स्वेलिंग हो सकती है एंड रेडनेस हो सकती है, एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द पेशेंट डोंट एक्सपीरियंस दीज साइंस, बट जो इसके पॉसिबल साइंस बन सकते हैं डेट आर दी वार्मथ एंड टेंडरनेस एट द पर्टिकुलर एरिया, देन स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी। सो बाकी यहाँ पे साइन डिज्निया बताया हुआ है, हीमोपेटाइसिस है। सो दिस इज अ साइन और इंडिकेशन ऑफ द पल्मनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। सो पल्मनरी एम्बोलिज्म में हीमोपेटाइसिस और डिज्निया हो सकता है, बाकी डीप वेन थ्रोम्बोसिस में ये इंडिकेशंस नहीं होती इसकी। सो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज इज मोस्ट ऑफन, क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनियासिस, इकोलाई, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और नसीरिया गनोरिया। सो देखो जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है इसके दो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, एक तो होता है नसीरिया गनोरिया एंड सेकंड होता है क्लामाइडिया ट्राइकोमेटस। सो दीज टू आर द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन द पीआईडी। कौन कौन से, एक हो गया नसीरिया गनोरिया, सेकंड हो गया क्लामाइडिया ट्राइकोमेटस। इसके अलावा और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं बट यहाँ पे मोस्ट ऑफन पूछा है एंड मोस्ट ऑफन में आएगा फिर आपका नाइस्टीरिया गनोरिया। तो यहाँ पे जो बाकी ऑर्गेनिजम्स बताए हुए हैं लाइक ट्राइकोमनियास हो गया, इकोलाई हो गया, देन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो गया, जनरली दीज आर नॉट एसोसिएटेड विद द ऑनसेट ऑफ द पीआईडी, ठीक है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी। सो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। सो विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी अकर्स व्हेन अ पर्सन हैज इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल यहाँ पे दी है मीजल्स की, कि पेशेंट को इन्फेक्शियस एंड कम्युनिकेबल डिजीज हुई है एंड उस डिजीज को होने के बाद पेशेंट को कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होगी, अडेप्टिव, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो यहाँ पे एक चार्ट मैंने इंक्लूड करा है, ये भी फ्लैश कार्ड मैंने डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पे। सो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव और पैसिव का क्या मतलब है, यहाँ पे एक्टिव का मतलब है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रहे हैं, आपकी बॉडी सिंथेसाइज कर रही है एंटीबॉडीज, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव में क्या है, हम बाहर से एंटीबॉडीज दे रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अब जो एक्टिव इम्यूनिटी है दो टाइप की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। सो नेचुरल का क्या मतलब है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गई, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि पेशेंट को इन्फेक्शियस डिजीज हुई है।
सो इन्फेक्शन होगी तो क्या होगा, बॉडी में एंटीजन जाएगा। सो उस एंटीजन को ख़त्म करने के लिए क्या होगा, बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनने शुरू हो जाएंगे। सो वो क्या होगा, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होगी। एक्टिव होगी, बॉडी बना रही है, और नेचुरल होगी कि डिजीज़ आई है और बॉडी अपने आप नेचुरली हील कर रही है बॉडी को बाय फॉर्मिंग दी एंटीबॉडीज। सो इसलिए हम इसको बोल देंगे एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। सो यहाँ पे है एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा फिर ऑप्शन सी, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। अडेप्टिव तो है बट उसकी भी स्पेसिफिक फॉर्म हो गई एक्टिव नेचुरल। सो अगर डिजीज और इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी बॉडी में बनी है तो वो होगी एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। सो एक्टिव आर्टिफिशियल कैसे होगी, जो हम वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। लाइक वैक्सीनेशन से क्या होगा, हम उस जो एक्चुअली वायरस है उसको डेड फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी में भेज देते हैं एंड बॉडी फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने स्टार्ट कर देती है। सो दिस इज द आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, कि बॉडी एंटीबॉडीज खुद ही बना रही है बट आपने क्या करा, उस वायरस को डेड फॉर्म में आपकी बॉडी में भेज दिया, उसके बाद बॉडी ने बनाना स्टार्ट करा। सो ये होगी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी कौन सी हो गई, जो मदर टू बेबी जाती है थ्रू द प्लेसेंटा, वो हो गई पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। पैसिव आर्टिफिशियल क्या हो गई, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज डायरेक्टली बॉडी में इंजेक्ट करे जाते हैं, दैट इज द आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। सो इस पे बहुत बार क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एंड ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अ क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग द जनरल मलेज एंड बॉडी एक। सो विच स्टेज ऑफ इन्फेक्शन इज दिस क्लाइंट इन। सो ये कौन सी स्टेज ऑफ इन्फेक्शन है, इंक्यूबेशन स्टेज, इलनेस स्टेज, प्रोड्रोमल स्टेज और कन्वालेसेंस स्टेज। सो देखो, जो स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन होती हैं उसमें 4 स्टेजेस आती हैं कॉमनली। एक होती है इंक्यूबेशन स्टेज, इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में ऑर्गेनिज्म चला गया बट अभी तक साइन एंड सिम्टम्स नहीं आए, ठीक है। सो साइन एंड सिम्टम्स आने से पहले का जो पीरियड होता है दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट आता है प्रोड्रोमल पीरियड। प्रोड्रोमल पीरियड क्या होता है, जब आपकी बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए बट वो साइंस बहुत ही नॉन स्पेसिफिक है एंड वेग है। लाइक फीवर आ गया, बॉडी एक हो रही, मसल एक हो रही, वो सारे क्या हो गए, प्रोड्रोमल हो गए। मीन्स कि कुछ स्पेसिफिक साइन नहीं है किसी डिजीज के, बट ये है कि हाँ कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। सो वो हो गए प्रोड्रोमल साइंस, ठीक है, जो जर्नल से साइन होते हैं। सो नेक्स्ट आ गया फुल स्टेज ऑफ इलनेस, जहाँ हम इसको बोलते हैं इलनेस पीरियड। सो इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स आएंगे किसी डिजीज के लिए। एंड लास्ट आ जाएगा कन्वल्सेंस पीरियड, जिसमें रिकवरी होनी स्टार्ट होती है। सो यहाँ पे क्या है, पेशेंट को जनरल मलेज, जनरल साइंस आ रहे हैं, बॉडी एक हो रहा है, मलेज हो रहा है। सो कौन से स्टेज में ये आएगा जी, प्रोड्रोमल स्टेज में आएगा। इलनेस में तो स्पेसिफिक साइंस आएंगे। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया, फिर ऑप्शन सी बन गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑफ द फॉलोइंग पोजिशंस विच वन फैसिलिटेट द मैक्सिमम एयर एक्सचेंज। ऑप्शन दी हुई हैं लिथोटमी, ऑर्थोप्निक, हाई फॉलर और ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर मैं तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं बताऊंगी, बिकॉज इस क्वेश्चन को मैंने प्रीवियसली बहुत बार वीडियोस में डिस्कस करा है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन प्रमोट द मैक्सिमम एयर एक्सचेंज। सो आपके हिंट के लिए मैंने यहाँ पे इमेज इंक्लूड कर दी है। सो 100% अभी तक आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सी पोजीशन है। सो फटाफट अपना आंसर पहले पोस्ट करो बिफोर गोइंग फर्दर इन दिस वीडियो। सो चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड विद शॉर्ट लेग फाइबर ग्लास कास्ट phones the clinic because the child complains of constant itching inside the cast. So which intervention is the appropriate for the nurse to suggest? So options है यहाँ पे, use a blunt ended object to scratch the itchy spot. बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं करना, कोई भी blunt ended object यूज नहीं करना है for scratching over the itchy spot. देन नेक्स्ट है अप्लाई दी पाउडर और माइल्ड लोशन। सो ये भी बिल्कुल नहीं करना होता है, आपने पहले ही इंस्ट्रक्ट करना होता है पेशेंट को। सो नेक्स्ट है ट्रिकल दी आइस वाटर इनटू दी कास्ट, ये भी रॉन्ग इंटरवेंशन है। एंड ऑप्शन डी बचा है टैप ऑन दी कास्ट एट दी
ईची स्पॉट. सो दिस इज द अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन. सो अगर ईचिंग हो रही है तो उस एरिया को लोकेट करके आप टैप कर सकते हो फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कास्ट. और सेकंड आप क्या कर सकते हो, जो ड्रायर होता है ना, ब्लो ड्राई आप कर सकते हो विद द कूल एयर. सो यही दो इंटरवेंशन हैं. जब ईचिंग हो रही है तो आप ये कर सकते हो. अदरवाइज जो बाकी ऑप्शंस है ये इनएप्रोप्रिएट हैं एंड रॉन्ग इंटरवेंशन हैं. सो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा टैप द कास्ट एट द ईची स्पॉट. And along with this, blowing the cool air with the help of the blower is the another intervention. So यहाँ पे right option है option D. So next question देखते हैं. Next question is, a pediatric patient has been diagnosed with the right lower lobe pneumonia. Upon auscultation of this lung field, the healthcare provider should expect to hear which breath sound. तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, निमोनिया है, राइट लोअर लोब निमोनिया है. एंड ऑन अस्कल्टेशन इनमें से कौन सी ब्रेथ साउंड हो सकती है, वीजिंग, रोंकाई, क्रैकल और स्ट्राइडर. सो यहाँ पे जो पेशेंट की कंडीशन है डैट इज द राइट लोअर लोब न्यूमोनिया. अब न्यूमोनिया में क्या होता है, फ्लूइड एकमुलेशन हो सकती है एंड ड्यू टू डेट फ्लूइड क्या होगा, बबलिंग एंड क्रैकलिंग साउंड्स होंगी. बबलिंग एंड क्रैकलिंग साउंड किस में होंगी, इनमें से क्रैकल्स होगा इसका राइट आंसर. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. वीजिंग जो है, वीजिंग आपको देखने के लिए मिलती है सीओपीडी में, एस्थमा में, ठीक है. एंड बच्चा आपका नेक्स्ट रोंकाई. सो रोंकाई में होता है एयर कॉन्स्ट्रिक्शन प्लस सक्रीशंस होती हैं. And stridor is a kind of emergency lung sound and this is seen in case of the airway constriction and this can lead to the complete closure. So here the right answer of this question is the option C, crackles, crackling and bubbling sound due to the fluid in the lungs. So इसके साथ ही देखते हैं next question. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दी वूंड ड्रेनेज. सो नर्स ने नोटिस करा कि जो ड्रेनेज है डैट इज द थिक, ऑर्डरस एंड ग्रीन. सो इनमें से कौन सा डिस्चार्ज होगा, पुरुलेंट होगा, सीरस होगा, सीरोसैंगुइनस होगा या सैंगुइनस होगा. सो अगर डिस्चार्ज थिक है, स्मेली भी है एंड ग्रीन कलर का है देन वो पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा, मीन्स के उसमें पस है एंड दिस इज अ साइन ऑफ द इन्फेक्शन. सो जो पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है इसके जहाँ तो ग्रीन कलर का हो सकता है या येलो कलर का होगा या ग्रे कलर का होगा एंड मिल्की सा टेक्सचर होता है, थोड़ा थिक होता है एंड दिस इज अ साइन ऑफ द इन्फेक्शन. सो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सीरस फ्लूइड. सो जो सीरस फ्लूइड होता है इट इज़ वेरी थिन. सो थिन होगा, इसकी कंसिस्टेंसी वाटरी होगा एंड क्लियर सा होगा, ठीक है. एंड दिस इज अ नॉर्मल ड्यूरिंग द इन्फ्लामेटरी वुंड हीलिंग स्टेजेस. सो नेक्स्ट है सीरोसैंगुइनस. तो जो सीरोसैंगुइनस इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द डिस्चार्ज एंड जो डिस्चार्ज होता है वो थिन होता है, वाटरी होता है एंड मोस्टली ये पिंक कलर का देखने में मिलता है बट डार्कर रेड कलर का भी हो सकता है एंड दिस इज अ साइन ऑफ द कैपिलरी डैमेज. एंड जो लास्ट बचा डैट इज दिस सैंगुइनस. सो जो सैंगुइनस ड्रेनेज है इसमें मोस्टली फ्रेश ब्लड होता है एंड दिस कॉमनली इंडिकेट द लीकेज फ्रॉम द डीप वुंड बट नॉर्मली इन्फ्लामेटरी स्टेजेस में इसको इसकी स्मॉल अमाउंट में नॉर्मल माना जाता है. सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बना इस क्वेश्चन का डैट इज द पुरुलेंट डिस्चार्ज बिकॉज यहाँ पे डिस्चार्ज थिक है, ऑर्डरस है, मीन्स के स्मेलिंग है एंड ग्रीन कलर का है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीटोसिन कॉजेज ऑल एक्सेप्ट, मीन्स के इनमें से ऑक्सीटोसिन क्या नहीं करता है, मायो एपिथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एल्वियोलाई, ये तो हमने ऊपर अभी पढ़ा एक क्वेश्चन में. सो ये तो करता है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स बिल्कुल होती है, लेबर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है. सो नेक्स्ट है मिल्क इजेक्शन, ये भी हमने ऊपर अभी एक क्वेश्चन में देखा. सो लैक्टोजेनेसिस क्या है, लैक्टोजेनेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ द मिल्क. सो कौन सिंथेसिस करता है मिल्क का, कौन सा हार्मोन करता है मिल्क का सिंथेसिस, अभी हमने ऊपर पढ़ा था. लैक्टोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन नहीं करता है. सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए. सो एक्सेप्ट लैक्टोजेनेसिस, मिल्क इंजेक्शन भी ऑक्सीटोसिन ही करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स ड्यूरिंग अ लेबर ये भी ऑक्सीटोसिन का काम है एंड मायो एपिथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एल्वियोलाई जिसकी वजह से फिर मिल्क इंजेक्शन होता है, ये तीनों की तीनों काम है ऑक्सीटोसिन के. लैक्टोजेनेसिस का काम होता है प्रोलैक्टिन का. सो चलो इसके साथ ही मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटूसिसेप्शन. सो इंटूसिसेप्शन अकर्स व्हेन, कब होती है इंटूसिसेप्शन,
पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन स्लाइड इनटू द अनदर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। सो यही है इंटरसेप्शन, जब इंटेस्टाइन का कोई एक पार्ट नेक्स्ट पार्ट में स्लाइड कर जाता है, ठीक है। सो इसको हम स्लाइडिंग या टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। सो काफ़ी ये क्रिटिकल कंडीशन होती है, इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी होती है इंटरसेप्शन, बिकॉज क्या होता है जो आगे फ्लूइड का जहाँ जो वहाँ पे कंटेंट है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, वो आगे फ्लो नहीं हो पाता, एंड इनफैक्ट जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसकी ब्लड सप्लाई भी कट हो जाती है। सो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का एक मेजर रीजन होता है इंटरसेप्शन। सो ये क्वेश्चन निम्हांस में पूछा गया था, इसकी ऐसे डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं आई थी। सो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, which statement about the automated external defibrillator is accurate? So automated external defibrillator का क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है। So अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है देन आप विद एक्सप्लेनेशन इसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है आपने। सो अगर आप कर दोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं विद इन 24 आवर इस क्वेश्चन का आंसर पोस्ट करूंगी, नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द स्टेप ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटरिंग दैट इज नॉट एक्यूरेट। इनमें से कौन सा स्टेप एक्यूरेट नहीं है जो कि ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग में हम करते हैं? सो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, टर्न द फिंगर डाउन सो दैट द ब्लड विल ड्रॉप विद ग्रेविटी, सही है ये तो। बाइप ऑफ द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द ब्लड यूजिंग अ स्ट्राइल गॉज, ये भी सही है। देन प्रिक द साइड ऑफ द फिंगर यूजिंग अ लैंसेट, ये भी बिल्कुल सही है। एंड ऑप्शन डी के हैं, प्रिक द पैड ऑफ द फिंगर यूजिंग द लैंसेट। सो ये ऑप्शन गलत है, बिकॉज हम साइड ऑफ फिंगर ही यूज़ करते हैं वाइल प्रिकिंग, सो डैट कि कोई नर्व डैमेज ना हो, बिकॉज साइड्स पे कोई नर्व वगैरह नहीं होती। So here option D is the right answer of this question. So next question है, which is the intrinsic risk factor that places the client at risk for the pressure ulcers? So intrinsic risk factor आपने find out करना है इस question में से। ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रेशर है, shearing force, then impaired tissue perfusion, and option D is the friction. So intrinsic factor का क्या मतलब है कि जो इंटरनल फैक्टर है। सो इनमें से इंटरनल फैक्टर कौन सा हुआ? इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन हो गया। सो बाकी जो सारे फैक्टर्स हैं दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रेशर अल्सर अकरेंस, बट दीज आर दी एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। प्रेशर हो गया, शेयरिंग फोर्स हो गई और फ्रिक्शन हो गई। जो इंटरनल है, जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, दैट इज द इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन। सो राइट आंसर क्या बना? ऑप्शन सी बना। सो नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। A 13-year-old boy is admitted to the pediatric unit with the diagnosis of the bacterial meningitis and he is experiencing a severe headache. severe headache हो रहा है उसको, stiff है उसकी neck, then vomiting है, photophobia है, drowsiness है। So nurse can make him more comfortable by, so nurse ऐसा क्या करे कि patient को थोड़ा comfort feel हो? So here the options are teaching him a deep breathing, encourage him to drink the fluids, option C is providing him with a large soft pillow, and option D is closing the shades and dimming the lights. So अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फोटोफोबिया है। सो फोटोफोबिया को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करोगे? क्लोज करोगे कर्टेंस को और शेड्स को, एंड लाइट्स को आप डिम करोगे, ऑफ करोगे। सो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। सो डीप ब्रीदिंग के लिए भी आप पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करोगे, उसको सिखाओगे, बट इमीडिएटली अभी वो कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो पेशेंट में आ रहे हैं उसको तो रिलीव नहीं कर सकता डीप ब्रीदिंग। एंड जो सेकेंड है कि इनकरेज हिम टू ड्रिंक दी फ्लूइड्स, ये भी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है, बट हियर इट इज़ नॉट अ प्रायोरिटी इंटरवेंशन। फर्स्ट इंटरवेंशन ये अभी यहाँ पे नहीं बन रही। एंड लार्ज सॉफ्ट पिल्लो क्यों दोगे? बिकॉज पेशेंट को पहले ही स्टिफ नेक है, तो ये पेशेंट का और डिस्कम्फर्ट करेगा। सो यहाँ पे ऑप्शन सी तो बिल्कुल ही गलत है, एंड जो प्रायोरिटी बनेगी यहाँ पे डैट विल बी द ऑप्शन डी बनेगी। ओके, सो ये थे आज की वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे देन आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बिकॉज इस कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए बहुत हार्डवर्क लगता है, टाइम लगता है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो डैट सबका बेनिफिट हो।
सो चलिए इसी के साथ ही हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर प्रोवाइड करना। सो चलिए इसी के साथ ही हम वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। सो विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। सो स्टे ट्यून्ड विद नर्सिंग स्कोप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।